What's up, guys? I hope you are doing well. I'm Abhimanyu. Welcome to Study with MR. बच्चों, आज का वीडियो भी काफी हमारा इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज लास्ट क्लास थी उसमें मैंने अब तक 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, जिसके अब पूरा हमारा जो टॉपिक है वो इसी संविधान के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, अब चलिए जरा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। देखता हूँ पहले क्या क्या टॉपिक्स आपको पूरे दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, अब तक जो है हमने संविधान का अर्थ जान लिया है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, कितने मेंबर थे, कब क्या हुआ, सारी चीजें A to Z मैंने इसमें बता रखी है। और मैं अभी बता रहा हूँ, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं ना, वो यहीं से ही होते हैं। याद रखना, यहाँ से और एक यहाँ से, यही 2 पॉइंट्स है जहां से ये ज्यादातर 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको उद्देश्य प्रस्तावना और संविधान की आवश्यकता आखिरकार क्यों होती है किसी भी एक देश को, ये सारी चीजें मैंने उस टाइम पर बताई हुई थी। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली ये वाला पॉइंट और ये वाला, मतलब कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत के संविधान की खुद की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और छठे नंबर का जो टॉपिक है वो ये बताऊंगा कि संविधान के स्रोत क्या क्या है। और एक चीज और मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अक्सर बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो लेके आओ। मैं मानता हूँ कि नहीं आ पा रही जल्दी जल्दी बिकॉज थोड़ा काम रहता है, मुझे खुद का भी स्टडी करना होता है। मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, बट अभी मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ा और जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और हाँ, ये एक वीडियो के अंदर 2 टॉपिक इसलिए कवर कराता हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना ही मेरा सबसे मेन मकसद होता है। ठीक है, और वीडियो जो होगी ना ये लगभग मेरे ख्याल से 5 पार्ट के अंदर जाएगी। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी हो गए, ये तीसरा हो गया और ये 2 होंगे, चौथा पार्ट हो जाएगा। और एक पांचवा पार्ट ये रहेगा जो नया सिलेबस है ना, जिसके अंदर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये 3 टॉपिक और ऐड कर रखे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। उनको भी जो है मैं प्लस में ऐसे करके वहां पर जो आपका 5वां पार्ट होगा उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, सो टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज सही ढंग से करेंगे। ठीक है, बट आपको बने रहना। और हाँ, एक चीज और, यार ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, सो थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में कि हाँ एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसके अंदर सारी चीजें एकदम डिटेल में करा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं अभी भी गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी आपको, मतलब हर कोई नहीं, 90% 95% मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने डिटेल में मैं बता रहा हूँ ना आपको यहाँ पे सारी चीजें, कोई भी 11th क्लास को इतनी डिटेल में नहीं बताता है। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए इस चीज का और एक दूसरे के साथ अपना जरूर शेयर कीजिए ताकि इसको थोड़ा और व्यूज मिले। तभी तो मोटिवेशन आएगा ना कि हाँ और अच्छे से काम करना है, वरना यार कभी कभी नहीं आता है। मतलब चलो कोई नहीं, मेरा क्या, मैं तो अपना करता रहूंगा काम। ओके, उद्देश्य प्रस्तावना पढ़ लिया था ना, याद रखना। ये जो 3 पॉइंट बताए थे ना, 1976 के अंदर जो 42 संशोधन हुआ था जिसके तहत 3 शब्द नए जोड़े गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अगला देखते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी देख ही लिया था हमने। अब आते हैं जरा मेन मुद्दे की बात पे कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब टॉपिक का कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान के अंदर ऐसी कौन कौन सी खासियत है या फिर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषता का मतलब बता ना, खूबियां, खासियत, ये सारी चीज सब कुछ जो है विशेषता को ही कहते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान की ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं, ये खासियत है जो कि अन्य देशों के संविधानों से बिल्कुल अलग बनाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं, ये खासियत, ऐसी कौन कौन सी काबिलियत है भारत के संविधान के अंदर जो कि दूसरों के देशों के संविधानों से बिल्कुल अलग और एक अनूठा, एकदम अनोखा सा बनाती है। तो वो कुछ पॉइंट्स मैंने जो है यहाँ पर 8 यहाँ पर लिख रखे हैं। अब एक एक करके सारे सारे के जो पॉइंट्स है मैं आपको डिस्प्ले एक्सप्लेन जो है करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है तथा बड़ा संविधान है। देखिए यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई है, थोड़ा समझने की हमें जरूरत है। एक चीज जरा देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? लिखित संविधान का मतलब क्या होगा कि पूरा पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर ही सारी की सारी बातें, सारे के सारे कानून जो है लिखे हुए हैं। इसी को हम एक तरफ से लिखे हुए संविधान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए आपके क्वेश्चन की, क्या कोई अलिखित संविधान भी होता है? अलिखित का मतलब क्या कि ऐसा एक संविधान जो कि लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक पुस्तक के रूप में वो है ही नहीं।
तो क्या ऐसा कोई भी संविधान होता है? जी नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं होता। उसे अलिखित संविधान इसीलिए बोलते हैं, मैं बताता हूँ, सुनिए। अलिखित संविधान का ये मतलब थोड़ी ना है कि एक, मान लो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मतलब मेरे दादाजी हैं मान लेते, ठीक है, मेरे दादाजी ने बहुत सारे कानून बनाए और उन्होंने अपने माइंड के अंदर ही जो है, मेमोरी के अंदर स्टोर कर रखा है कि अगर ये गलती होगी तो ये सजा दी जाएगी, ये गलती होगी तो ये सजा दी जाएगी। और यही सारी बातें मेरे पिताजी को सिखाई इन्होंने, ठीक है। अब मेरे पिताजी भी क्या करते हैं, यही भी अपने माइंड के अंदर कैप्चर करके रखते हैं और फिर जो है मेरे को बताते हैं सारी चीजें। तो क्या आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल है याद रख पाना? क्योंकि संविधान को कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग याद नहीं रख सकते। अगर मान लो 100 लोगों को बोला गया कि एक एक भाग को याद रखिए और मान लो कि उनमें से कोई एक भाग का बंदा मर गया या कुछ भी हो गया उसे, तो वो तो नहीं बता पाएगा ना हर चीज। इसलिए अलिखित संविधान का मतलब ये है कि वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। जो अलिखित संविधान हम बोलते हैं ना कि वो अलिखित संविधान है, वो मतलब कि वो लिखा हुआ है अभी भी, ठीक है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ब्रिटेन एक देश है ना, वहां पर बोला जाता है कि भारत, वो जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। वो क्यों है मैं अभी बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक स्ट्रक्चर वाइज बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल पहला आएगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हर एक भाग के अंदर भाग 1 होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक दिन जरा ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है इसको। मान लीजिए ये भाग 1 है, ठीक है। इस भाग 1 के अंदर अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, 4 ऐसे करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं वहीं ब्रिटेन के संविधान की बात करूं तो वहां पर देखिए क्या होता है। वहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट एक टॉपिक लिखेंगे कि मान लो मौलिक अधिकार के ऊपर लिखना है, ठीक है, या फिर संसदीय कार्यपालिका के ऊपर उनके उनके देशों के अंदर बताना है लोगों को कि क्या क्या प्रावधान है उनके संसदीय कार्यपालिका के रिगार्डिंग या फिर मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक टॉपिक लिखेंगे कि हाँ ये मौलिक अधिकार के विषय में है और सारी चीजें यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, कितने कितने अधिकार हैं, क्या है क्या नहीं है। और ये पूरा का पूरा एक फाइल सी बन जाती है, एक पूरा फाइल सा बन जाता है। देखा नहीं है, वकीलों की एक पूरी फाइल सी बन जाती है। तो यही फाइल जो है एक लाइब्रेरी के अंदर जाकर के रख दी जाती है। एक बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसी लाइब्रेरी के किसी कोने में यहाँ पर जाकर के मौलिक अधिकार का जो फाइल है ना वहां रख दिया जाएगा। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है ना, हर एक पन्ने को, हर एक चीज को मतलब एक किताब के रूप में रखा गया। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग एक फाइल बना दी जाती है और उन सभी फाइल्स को एक संविधान एक लाइब्रेरी के अंदर जाकर के जो सेल्स होते हैं ना वहां पर रख दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहेगा कि मौलिक अधिकार के बारे में हमने क्या लिख रखा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी में जाएंगे और मौलिक अधिकार वाली की जो फाइल है उसको उठाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सो ये है वो अलिखित संविधान। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ। लिखित संविधान और अलिखित संविधान के अंदर सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि स्ट्रक्चर नहीं है। एक किताब के रूप में जो है लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान जो है किताब के रूप में मतलब नहीं होता है वो, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है जी। सब जो लिखित संविधान होता है उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर वाइज एकदम बढ़िया से लिख करके दिया जाता है, और लेकिन जो अलिखित संविधान होता है उसके अंदर क्या होता है, पूरी ऐसे फाइल बना दी जाती है और उसी फाइल को जाकर के लाइब्रेरी के अंदर रख दिया जाता है। और जब भी जरूरत पड़ती है तो उस फाइल को निकाल करके वो सारे प्रावधान देख लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है यहाँ पर अलिखित संविधान का और लिखित संविधान का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोला गया कि बड़ा संविधान है भारत का। ये यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, भारत के कितने अनुच्छेद है, 395। शुरुआत की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और मैंने तो आपको शायद लास्ट स्लाइड के अंदर बताया भी था कि लगभग आज के समय पर 470 लगभग जो है वो हो चुके अनुच्छेद भारत के संविधान के अंदर। अब इसी के कंपैरिजन के अंदर मैं आपको अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद बता देता हूँ कितने हैं। अमेरिका के अनुच्छेद पता है कितने संविधान के, उसके हैं सिर्फ 7 आर्टिकल। कितने उनके पास, 7। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सो अमेरिका के संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने, टोटल 7। और भारत के अंदर कितने, 395। ये शुरुआत की बता रहा हूँ, और आज 2020 के अंदर 470 हो गए हैं लगभग। तो समझ रहे कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसी हर एक देश के संविधान से सबसे ज्यादा जितने भी प्रावधान लिखे हुए हैं वो भारत के संविधान के अंदर ही लिखे हुए हैं, और इसी वजह से भारत के संविधान को सबसे बड़ा संविधान बोला जाता है। ये सबसे एक बोलते हैं ना खासियत वाली बात है ये भारत के संविधान के लिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया, लिखित तथा बड़ा संविधान है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको जानना है कि इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं, तो ये पीडीएफ की लिंक तो मैं आपको नीचे दे दूंगा, लेकिन जो नोट्स है उसका लिंक
सीधा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं वो क्या है। अगला पॉइंट है कठोर तथा लचीला। मतलब कि जो भारत का संविधान है वो ना ज्यादा ही कठोर है और ना ज्यादा ही लचीला है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आपको मैं सच्ची बताऊं ना, ये वाला पॉइंट समझना है, कठोर तथा लचीला है, तो आपको संशोधन करने के जो तरीके हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर न्यू टॉपिक्स के अंदर ऐड किए भी हुए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि समय समय पर हर एक देश के संविधान में सुधार जरूर होता है, या संशोधन जरूर होता ही होता है। तो संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से नहीं किया जाएगा, क्या उस देश के संविधान के अंदर संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन होगा या बहुत ज्यादा लचीला होगा। लचीला का मतलब बहुत आसानी से किया जा सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भारत के संविधान की विशेषता के रूप में कि भारत के संविधान में यदि आपको संशोधन करना है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठोर भी है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसान भी है। किसी किसी अंग को हम बहुत ही आसानी से संशोधन कर सकते हैं, या फिर संशोधन करके या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और किसी किसी भाग के अंदर संशोधन करना या सुधार करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठोर है। कठिन का मतलब काफी मुश्किल है वो संशोधन कर पाना, लचीले का मतलब बहुत आसान है, कर सकते हैं। तो दोनों ही खूबियां हैं भारत के संविधान के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है, आप थर्ड जो पॉइंट आता है वो ये है कि भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। ये ऐसे लिखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, लेकिन आप लोग 11th में है तो आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है कि भाग 3 के अंदर तो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक बोले जाते हैं। आप लोग जरा एक बार टीचर से पूछिएगा कि सर कौन सा है इन दोनों में से सही, मतलब कि अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार, की 14 से लेकर के 32 तक आते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका आंसर में। लेकिन हाँ, आप अपने टीचर से जरूर पूछिएगा कि सर हमें कौन सा लिखना चाहिए, तो वो तो आपको यही वाला रिकमेंड करेंगे, बताऊंगा मैं क्यों करते हैं, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्षता। मतलब क्या है यहाँ पर कि भारत के अंदर संविधान में हर एक देश को अपने अपने धर्म का जो होता है ना प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लोग हैं वो अपनी खुद के कल्चर फॉलो करते हैं, हिंदू लोग हैं वो खुद के अपने कल्चर फॉलो करते हैं, ईसाई लोग हैं वो खुद अपने संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये कहने का मतलब यहाँ पर है धर्मनिरपेक्षता की भारत जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो किसी भी एक विशेष धर्म को सहारा नहीं देगी, वो बल्कि हर एक धर्म को बढ़ावा देगी। तभी तो आप देखते हैं ना होर्डिंग्स लगे रहते हैं, जब भी ईद होता है तो देखते नहीं है भारत सरकार की तरफ से या मोदी की तरफ से, या फिर ये केजरीवाल की तरफ से बोलते हैं बधाई हो, ईद की बधाई हो, दीपावली की बधाई हो, क्रिश्चियन वालों की होता है ना। वो करने का मकसद ये है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है। कहने का मतलब क्या है कि भारत सरकार जो है किसी भी एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देती है, हर एक धर्म को अपने साथ लेकर चलती है, मतलब साथ में लेकर के रहते हैं वो लोग, ठीक है। कहने का यहाँ पर एक मतलब यही है, ठीक है। दूसरा पांचवा पॉइंट है आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता और दूसरी नागरिकता, इनके बीच में अगर आपको अंतर पता है तो बेस्ट है, नहीं पता तो अभी बता देता हूँ। देखिए दो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक तो इंडिया का ही ले लेता हूँ, वैसे मेरी मतलब ड्राइंग तो काफी खराब है बट कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या बन गया, ये है एक तरफ से मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है, और अमेरिका कुछ ऐसे करके है, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके अंदर क्या, मान लो ये राज्य बना दिए मैंने, ठीक है। ये बस ऐसी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कहीं समझ मत जाना कि ऐसे ही राज्य है वहां पे, बस एग्जांपल के लिए। ऐसे ही भारत के अंदर भी कुछ राज्य में बना देता हूँ, ठीक है। बस ऐसी मजे मजे में बना रहा हूँ, देखिएगा सही से। देखिए अब एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है। भारत के अंदर जो है भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जबकि अमेरिका का जो संविधान है ना वो दोहरी नागरिकता को फॉलो करता है। कौन सी नागरिकता को, ड्यूअल सिटीजनशिप, और हमारे पे क्या है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, याद रखिएगा एकल नागरिकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से हो या श्रीनगर से हो, कहीं से भी हो, उसको जो है केवल एक ही नागरिकता मिलती है, वो होती है पूरे भारत की, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या होता है कि अगर वो एक राज्य से है, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया से है,
तो उसको पहले कैलिफोर्निया की नागरिकता मिलेगी, उसके बाद जाकर के अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। समझ आ रहा है? हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हाँ पहले हम बिहार से हैं, फिर यूपी से, फिर जाकर के हम इंडिया से हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, एक संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। हमारे यहाँ पर मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ पर सीधा बोला जाता है कि मैं किसी राज्य से नहीं हूँ, मैं सीधा एक भारतीय हूँ। बोला नहीं जैसे कई जगह आपने मूवीज में ये डायलॉग्स भी सुने होंगे कि मैं तो भारतीय हूँ जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से राज्य से बिलोंग करता हूँ या कहीं से होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर है। मतलब कि अमेरिका के अंदर जो लोग होते हैं ना, अगर मान लो ये यहाँ का है तो वो बंदा पहले इस वाले राज्य का पहले नागरिक कहलाएगा, उसके बाद जाकर के पूरे राष्ट्र का नागरिक कहलाएगा, मतलब पूरे अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। समझ आया? और भारत में क्या होता है कि पूरे राष्ट्र का एकदम से नागरिकता कहलाया जाता है, एक किसी राज्य को काउंट नहीं किया जाता है यहाँ पर। लीगल रूप से बता रहा हूँ, कानूनी रूप से। ठीक है, सो ये है इन दोनों में अंतर, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में अंतर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, अरे यार ये कंप्यूटर के अंदर ना लिखा नहीं जाता, ये डबल मात्रा वाला, पता नहीं क्यों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका सिंपल से मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सार्वभौमिक का मतलब पूरे लोगों में जो वयस्क हो चुका, मतलब जो 18+ हो चुका है, उनको मत देने का अधिकार होता है। सिंपल सा ये मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जरा एक चीज देख लीजिए, हमारे भारत देश के लिए काफी गर्व की बात है। वो कैसे है देखिए, महिलाओं को जब भी हम मानते हैं ना कि हर एक क्षेत्र के अंदर महिलाएं पिछड़ी होती हैं, ये होती है, वो होती है, पहली बात तो भाई साहब महिलाओं को अधिकार ही नहीं दी जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका की जो महिलाएं हैं उनको मौलिक अधिकार वोट देने का अधिकार कब मिला था, ये उनको मिलता है 1920 के अंदर, जबकि वो 1776 के अंदर जो उनका आजादी होकर के संविधान लागू हो जाता है 1776 में ही। बताओ, उतने टाइम से लेकर के 1920 में जाकर के उनकी महिलाओं को वोट देने का एक अधिकार मिलता है ना गजब देश। और ब्रिटेन का देख लीजिए, जिसने हमें गुलाम बनाया, सोच रहा पता नहीं कब से है, और 1928 में जाकर के वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। और स्विट्जरलैंड, जिसे दुनिया का क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं ना, जन्नत है, ये है वो है, वहां की जन्नत की जो जो औरतें हैं वहां पर, सॉरी मजाक कर रहा हूं, वहां जन्नत की जो औरतें हैं उन महिलाओं को 1971 में, मतलब कि देख रहे हो हमारा देश आजाद होने के बाद भी कितने सालों बाद जाकर के वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ने तो भाई साहब शुरुआत से ही जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया था। तो है ना भारत के संविधान की खूबी एक तरफ से। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो थोड़ा जिम्मेदार बनो आप भी कि हाँ भारत के नागरिक हो। ठीक है, आप अगला देखते हैं। अगला है आपका मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। हालांकि ये मौलिक कर्तव्य का जो टॉपिक है ये हमने रूस से लिया है। ठीक है, ये शायद मैंने नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसके अंदर ऐड नहीं करा है रूस वाला, हाँ पॉइंट में भी बता दूंगा आपको। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ये रशिया के संविधान से हमने कॉपी किया है, एक तरफ से कॉपी नहीं किया है, बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला पॉइंट क्या है? 8वां, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। मतलब कि चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ पर है, जो चुनाव करवाता है वो एकदम स्वतंत्र है जी। कोई किसी का भी दबाव नहीं होता, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे ये राष्ट्रपति हो, कोनो का दबाव नहीं रहेगा जी चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि चुनाव आयोग की खुद के पास अपनी कुछ कुछ शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। आई होप कि आपको मैंने एक एक पॉइंट एकदम बढ़िया से क्लियर करके बताया है इसे। ठीक है, नहीं आया समझ तो दोबारा देखिएगा, नहीं आया समझ तो कमेंट कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जरा स्लाइड देखते हैं। अब चलिए, अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, वो है ये कि संविधान के स्रोत के बारे में जानना है। संविधान का स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत को इंग्लिश में हम बोलते हैं सोर्सेज। मतलब कहने का है कि हमने कहां कहां से ये देख करके या कहां कहां से हमने आइडिया ले करके अपने संविधान को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि भारत का जब संविधान बनने गया था तो देखा था ना आपने, लगभग 60 देशों के संविधानों को हमने पहले देखा था, परखा था। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ये चीज। ठीक है, तो चलिए अब जरा देख लेते हैं। यहाँ पर लगभग 75% जो भाग है भारत के संविधान के, जितनी भी बातें लिखी हुई है, लगभग 75% भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया है। अब ये क्या होता है भला, इसके बारे में भाई साहब मैं आपको हिस्ट्री के क्लासेस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा काफी लंबा हो जाएगा, सिंपल से चलिए बता देता हूँ। भारत को किसने गुलाम बनाया था? ब्रिटेन ने। ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि हर 10 साल में या हर 20 साल में एक अधिनियम लेकर के आते थे, और उसी अधिनियम के तहत भारत को चलाया जाता था।
अधिनियम एक तरफ से यहाँ पर पूरा कानून वानून सब कुछ लिखा होता है और इसी के तहत जो है भारत को पूरा चलाया जाता था। ठीक है, बस इतना समझ लेना। तो जो 1935 का अधिनियम था ना, भारत शासन अधिनियम, उसी में से 75% जो बातें हैं वो भारतीय संविधान के अंदर कॉपी या कॉपी पेस्ट बोलो कर लिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये और ये दो हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन सी 2 चीजें ली है? वो है कानून का शासन, दूसरा है संसदीय कार्यपालिका। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों का मतलब मैं आपको 4th जो चैप्टर होगा ना कार्यपालिका, वहां पर बताऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे कार्यपालिका से ही रिलेटेड है। अगला है आपका अमेरिका। अमेरिका से तो जी हमने मौलिक अधिकार लिया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने ली हुई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब देखते हैं ना, न्यायालय हमारे भारत का देश का जो न्यायपालिका है वो किसी से डरता है क्या? बताइए, नहीं डरता है ना। पीएम को भी फटकार लगा देता है, प्रेसिडेंट को भी फटकार लगा लेता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमने अमेरिका से ही ये वाला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, एक तरफ से कॉपी पेस्ट किया हुआ। बताऊंगा कैसे नहीं है ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगला जो हमारा सोर्स है वो है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और ये संशोधन की प्रक्रिया, ये 3 टॉपिक जो है नए ऐड किए गए हैं। तो 5वां जो आपका पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज। ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से संशोधन की प्रक्रिया को लेकर के मैंने शायद वीडियो बनाई भी हुई है। अगर बनाई होगी तो मैं यहीं पर जो है यहीं पर एक लिंक पेस्ट करूंगा। सो वहां से जा करके आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, तो काफी हेल्प होगी जब आप 5वां पार्ट देखेंगे। तो अगला देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है क्या कॉन्सेप्ट? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की वाली, भाईचारे की भावना। ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। मतलब क्लास में कहीं जाकर के ये मत बोल देना कि उनकी, मतलब कैसे बोलते हैं वो, नमस्कार भाइयों, नहीं नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसा आप लोग मत बोलना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। अगला है कनाडा से हमने क्या क्या लिया? कनाडा और कनाडा। ठीक है जी, कनाडा से हमने सशक्त केंद्रीय सरकार लिया। सशक्त का मतलब होता है मजबूत केंद्रीय सरकार। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे देश के अंदर देखा जाता है ना कि पीएम मोदी ज्यादा ताकतवर होंगे या ज्यादा पावरफुल होंगे बजाय किसके? सीएम्स के, हर एक राज्य के। तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमने कनाडा से ये वाला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि पीएम जो है पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा और जो सीएम है वो थोड़ा कम पावरफुल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कनाडा से ही लिया है। अगला है जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल के लिए बारे में लिया है। मैंने शायद आपातकाल के बारे में ही बनाया है, मेरे ख्याल से संसदीय संशोधन के बारे में नहीं है वो, शायद आपातकाल के बारे में ही। तो आपातकाल का भी यहीं पे लिंक पेस्ट कर दूंगा, देख लेना आप। ठीक है, तो आपातकाल के बारे में भी जो है हमने जर्मनी से एक तरफ से आइडिया लिया था। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचता है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन करने की प्रक्रिया ली हुई है कि भारत के संविधान के अंदर हमको यदि संशोधन करना है तो कौन कौन से तरीकों से हम जो है संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। और एक और पॉइंट रह गया था यहाँ पर, मैंने बता रहा भूल गया, कि रशिया से हमने क्या क्या लिया है? रशिया से हमने एक चीज ली है, वो ये है कि मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से एक तरफ से आइडिया लिया था। ओके, सो यहीं पर ये पूरी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट देखता हूँ कुछ है क्या? नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा पार्ट 4, उस पार्ट 4 के अंदर आपको नेपाल का संविधान और जो लास्ट टॉपिक था ना वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक तो इतना काफी है। और हाँ प्लीज अपने ग्रुप के अंदर जाकर के शेयर कीजिए यार, जब तक ये व्यूज नहीं बढ़ेंगे तो मैं कैसे मोटिवेट फील करूंगा, समझ रहे हैं आप लोग। बट कोई नहीं, अभी है, हम पढ़ाएंगे जरूर, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो चलिए ठीक है, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।